चलें जी, सेल टैक्स तो हमारा हो गया हुआ है। और मैंने आपको डे 3 में कुछ बेसिक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे ताकि आपको फॉर्मेट का अंदाज़ा हो जाए कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब ज़रा कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे हमने लेके चलने हैं और किस तरह से नहीं लेके चलने। कुछ सवाल प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सवालों के एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एक स्मार्ट पे हमारा हो जाए। 8 नंबर का सवाल है न्यूमेरिकल स्प्रिंग 2022 के। In the light of provision of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by and refundable to KT and input tax to be carried forward if any for the tax period 2023. Show all relevant exemption, exclusion and disallowances. Cosmic Trader is registered under the Sales Tax Act 1990. KT is engaged in the business of manufacturing and supply of paper products. The following information is available from KT records for the month of February 2023. टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 20% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न टू सप्लायर। तो आपने गुड्स परचेज की हैं 320 की, 20% आपने रिटर्न कर दी हैं, तो इसका मतलब 320 की 80% लेंगे, उसका आप लेंगे 18%, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स जो है वो आ जाएगा। टैक्सेबल कितना 46.08। टैक्सेबल गुड्स ली हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये आपकी क्या हो जाएंगी, इग्नोर, जिस तरह आप लोग होते हैं। एग्जाम गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जाम गुड पर टैक्स ही पे नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट है। इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग 60% यूज्ड इन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड 40% यूज इन ऑफिस बिल्डिंग। फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स जितना भी हमने पढ़ा था, ये अगर आप इसको बीइंग का एंड कंज्यूमर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जितनी फिटिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फिक्सचर्स हैं, ये क्रॉकरी, कटलरी वगैरह, इसके ऊपर आप इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। आप यहाँ पे अजम्पशन यहाँ पे लेके लिखेंगे कि रूल यही है कि ये अगर बिल्डिंग में यूज़ हुआ है तो इसको हम क्लेम नहीं कर सकते, बट यही अगर बिजली का सामान जो है मशीन में इस्तेमाल होता वो क्लेम हो जाना था, बिकॉज मशीन का इनपुट टैक्स जो है हम वो क्लेम कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है 84 मिलियन की, इसका टैक्स भी हम क्या करेंगे, क्लेम कर लेंगे। सप्लायर्स हैं जी टैक्सेबल गुड्स 46%, 10% गुड्स जो हैं वो रिटर्न हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 98 की हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन फरवरी 2023 इंक्लूड सेल टैक्स ऑफ रुपीज़ 1.36 मिलियन, ये भी क्लेम हो जाएगा। 60% ऑफ द अमाउंट रिलेटेड टू फैक्ट्री बिल्डिंग, वाइल बाकी जो है बिल्डिंग के साथ है। तो जो बिल आपका फैक्ट्री के साथ है 60%, वो हमारा क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लेम हो जाएगा। 40% हम बिल क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, हमने सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना है, हो जाएगा ये। दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये तो बड़ी इजी सवाल है। इसके ऊपर आते हैं बिलाल एंड सन्स। मेरे ख्याल से ये सवाल है हमारा, अटैम्प्ट नहीं लिखी हुई, स्प्रिंग 25 है मेरे ख्याल से ना। हाँ ये स्प्रिंग 25 है। अगर आप लोगों ने दिया होगा किसी बच्चे ने, उसको फ़ौरन याद आ जाएगा कि मैं ये सवाल दे के फेल हुआ था, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि इसमें क्या था और क्या नहीं था। तो ये है जी हमारे पास बिलाल एंड सन्स वाला सवाल। इसको ज़रा हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है। कहते जी सेल्स टैक्स जो रेट है वो 18% है। हम अच्छा रिक्वायरमेंट कॉपी नहीं हुई, रिक्वायरमेंट इसकी है कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू, इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमने क्या करना है, लेके चलना है। Bilal and Sons is registered under the Sales Tax Act 1990 as manufacturer and exporter. The accountant of BS has prepared the following computation of sales tax liability for February 2026. उसने अकाउंटेंट ने ये ख़ुद जो है वो कैलकुलेट कर दी है। रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, रॉ मटेरियल परचेज़ फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, डिस्क्रिपेंसी जो है वो इंडिकेट हो गई है क्रस से। रॉ मटेरियल फ्रॉम समान एंटरप्राइजेस के लिए नोट 1 दिया हुआ है। ऑन 10 फरवरी डिस्कवर इनलैंड रेवेन्यू के उसके सस्पेंशन जो हो गई थी, 100% से हम नहीं ले सकते। बिल्डिंग मटीरियल के बेस इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मशीन परचेज़ की है उसने रजिस्टर्ड सप्लायर से, फॉरेस्ट प्रोडक्शन वो भी इस पर क्या किया हुआ है उसने,
क्लेम किया हुआ है। ठीक है। आउटपुट टैक्स में हरी टैक्सेबल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल सप्लाई टू एसोसिएट नेट ऑफ 30% स्पेशल डिस्काउंट है, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट हो गई है, राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो इंश्योरेंस पार्टी को हमने दे दिया है। तो ये 7 लाख का इसको जो है वो मिला है। उसके बाद एडवांस रिसीट फ्रॉम गुड्स टू बी डिलीवर टू हमीद एंड को इन अप्रैल 2016, तो एडवांस टैक्सेबल है। सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड कॉटन इंडस्ट्री, उस पर बाईफरेंट टैक्स लगा दिया, हालांकि उस पर फुल टैक्स चार्ज नहीं होता। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसने 98% पर लगाई हुई है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन द एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, तो इस पर कितना लगाया है 22% टैक्स जो है वो उसने लगाया हुआ है। तो उस पर फुल टैक्स चार्ज होगा बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आप सिर्फ टीवी को जूम कर लो ना, टीवी सिर्फ फोकस कर लो। ठीक है, मैं अगर सही आ रहा हूँ तो ठीक है, आने दो बीच में फिर ठीक है। टैक्सेबल सप्लाइज प्लेज विद द बैंक वर सोल्ड इन एन ऑक्शन फॉर रुपीज़ 5,35,000। ये वो वाला पॉइंट दिक्कत है ना, ये पेपर में आई क्या एग्जामिनर पूछता नहीं है, जब पूछता है बच्चे कहते हैं हमें क्यों निकाला। ये आपको बताया था कि ऑक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो है ये सप्लाई बनेगी। बैंक ने कितने की बेच दी है 5.35 के बेच दी, ताकि जो कर्ज़ा आपने लेना था वो जो है वो आपसे रिकवर किया जाए। द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज सप्लाइज इन द मार्केट वॉज 575। तो हम तो हमेशा किस पे लेके आते हैं, ओपन मार्केट प्राइस के ऊपर ही क्या करते हैं कंसीडर कर रहे होते हैं। 13 फरवरी को बीएस एंटर इनटू एग्रीमेंट विद रोशन इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड सप्लायर टू परचेज गुड्स वर्थ ₹635। द गुड्स वर मेड अवेलेबल बाय 18 फरवरी, हाउ एवर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्टोरेज इशू हमने गुड्स ली हैं 2 मार्च को। हमने अभी तक टाइम सप्लाई में पढ़ा था सेल के एस्पेक्ट से, गुड अवेलेबल डिलीवर और डेटा पेमेंट अर्लियर, यहाँ परचेज के एस्पेक्ट से है। हम सामान खरीद के हैं, सामान कहीं और पड़ा हुआ है, बट हमारी परचेज अकाउंट होगी, इस पर हम क्या करेंगे इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर रहे होंगे। गुड्स वैल्यूड एट ₹425 वर यूज्ड बाय सीईओ एट हिज रेजिडेंस। देखें, अगर ये सवाल के ऊपर मैन्युफैक्चर का वर्ड ना लिखा होता ना, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर का वर्ड लिखा हुआ है, तो ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, इसको हम क्या करेंगे क्लेम कर रहे होंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नाम क्या है इसका, बिलाल इंसान से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बिलाल एंड सन्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पीरियड, कौन से सवाल में 20x फरवरी 20x6 उसने हमें यहाँ पर गिवन किया, हो गया। अब आपने इसको कहाँ लिखना है, हमेशा आपने इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखना होता है। पेज सवाल को स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेल्स टैक्स क्रेडिट, और ये है हमारा इनपुट टैक्स। 3 कॉलम आ जाएंगे, वैल्यू, रेट, अमाउंट। अब हम आते हैं जी, उसने परचेजेस की हैं रजिस्टर सप्लायर से 290 की, वो हमें लेनी पड़ेंगी। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर कितना टैक्स आएगा बताइएगा ज़रा। ये तो सही गिवन है ना, ये गिवन है 5,22,000। उसके बाद है रॉ मटेरियल जिसकी डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हुई है 80 का, डिस्क्रिपेंसी वाला 2180 के, ये हम क्लेम नहीं कर सकते।
उसके बाद है रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम समान प्राइजेस। नोट 1 है कि भाई साहब वो जो बंदा है सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड बंदे से भी हम परचेज़ नहीं कर सकते। तो ये जो हमने लिया है रॉ मटेरियल फ्रॉम सस्पेंडेड, वो कितने का लिया हमने? 31 लाख का। ये हम क्लेम नहीं कर सकते। बिल्डिंग मटीरियल आपको पता था, ये भी क्लेम नहीं हो सकता, 28 लाख का। तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो 640 की है ना, ये भी क्लेम नहीं हो सकता। फिर है जी मशीन, इसको तो हम अलग लेके चलेंगे, मशीन तो अलग होती है। अच्छा ये वाला पॉइंट था एक कि आपको जो आपने परचेजेस की हैं आर ई से गुड्स तो अवेलेबल थी, इस तरह आपको क्या करना चाहिए? क्लेम करना चाहिए। तो ये हम करेंगे जी परचेजेस फ्रॉम आर ई, 6,35,000 की, ये हम क्लेम कर लेंगे। 18% के हिसाब से अपना कितना आता है? 1,14,300। अब आप इसको जमा करें, कितना बनेगा कॉमन इनपुट टैक्स? 6,36,300। इसके बाद आपने ऐड करना है इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमने कितने के लिए मशीन यहाँ गिवन थी? 2 मिलियन की हमने क्या ली है? मशीन ली है। कितना बनेगा? 3,60,000। ये आ गया। इनपुट टैक्स की सारी कहानी हमारी यही है, इसके अलावा इसमें इनपुट टैक्स में और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने करना है लेफ़्ट पेज के ऊपर। देखिए जगह बच गई है मेरी पेज पे। अब हम चलेंगे राइट पेज के ऊपर, वहाँ पे हमसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को। राइट पेज पे हम लेंगे सेल्स टैक्स डेबिट, क्या कहते हैं इसको? आउटपुट टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडेड अमाउंट। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन 1185 की हैं, वो ले लेंगे हम जी। इस पर टैक्स हमें गिवन था 2,13,300, वो हम ले लेंगे। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसोसिएट। सर इसने एसोसिएट को सामान बेचा है 30% डिस्काउंट के बाद, तो ये लाओ नहीं है। ग्रॉस अप करें इसको, 7 लाख को डिवाइड किया 0.7 पे 10 लाख आएगा। 10 लाख पे से क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। 1,80,000 आ जाएगा। उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम, हमारा ही है। क्या थी मार्केट प्राइस? 575। तो हम क्या करेंगे? हम इसको लेके चलेंगे, सॉरी इंश्योरेंस क्लेम हमारा है, क्या प्राइस थी? 1068 थी। सप्लाई का पार्ट बनेगा ये, जो क्लेम होगा 1068,000 कितना बनता है बताइएगा? 19। उसके बाद है कॉटन इंडस्ट्री 980 की, इस पे हम 18% लेंगे। 980 की कॉटन इंडस्ट्री है, 18% कितना बनता है?
उसके बाद अल्लाह भला करे एक्सपोर्ट्स तो इसमें नहीं आएंगी। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स। वो हमने की हैं 395 की। कितना बनता है? उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, ये आपको जो ऑक्शन गई हैं वो 575 की गई हैं, वो भी हम लेके चलेंगे। कितना बनता है? 103। उसके बाद ये देखें जो ड्राइंग्स थी सीईओ ने लिया 425 की। बस और तो कुछ नहीं है। इसको जमा करें, इसको जमा करें तो यार आएगा टोटल, देख कितना बनता है। किसका? वन, कोई और भी काउंट करे। कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी? और ये मिस हुआ है, ये वाला देखो 645 को एडवांस लिए, वो मिस हुआ है हमारा। कितना बनता है 18 फंड 645 का? अब बताएं कितना बनता है टोटल। इसका सम बताएं वैल्यू का। सिक्स टू जमा करें, टोटल कितना बनेगा? टोटल सप्लाईज 727300। आगे आउटपुट टैक्स हमने सारा कुछ कर लिया यहाँ पे। अब थर्ड है हमारे पास, अब चलेगा थर्ड पेज के ऊपर। पहले पे इनपुट, दूसरे पे आउटपुट, थर्ड पे आ रहेगा हमारे पास अब सेल टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो हमने कैलकुलेट करवाना है।
2 कॉलम है जी रुपीज़। यहाँ लेंगे हम आउटपुट टैक्स को कितना आया था 1129,140 1129,140 लेस करवाएंगे हम इसमें से। सेल्स रिटर्न तो कोई भी नहीं थी हमारी। इनपुट टैक्स ए लेंगे तो बताएं 1129,140 का 90 कितना बनता है 101,6,226 ये आ गया। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स, इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग। वो आप जब पेज नंबर 4 पे बना रहे होंगे, डैट इज़ अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। वैल्यू इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट टैक्सेबल जरूर। अब आपने यहाँ पे लिखी है वो फ़ायदा हो जाएगा, ये कॉपी कर लो 6273,003 टैक्सेबल की। ये है आपके पास 10 लाख। इनपुट टैक्स जो हमने पोर्शन करना है नॉर्मल वो है 636300। ये आ जाएगा जी हमारे पास 636300। फिक्स एसेट्स का था 3,60,000। अब करें अपॉर्चनमेंट बताएं। क्या आया और रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। उसका करें फिक्स एसेट्स का पोर्शन क्या आता है आंसर। और रिमेनिंग 4,999 बनेगा। पेमेंट हो गई। अब आपको लग गया पता, ये आपका क्लेम होना है 542,818। यहाँ पे ले लेंगे जी 542,812 जो है वो हम क्या करेंगे ले लेंगे। लोअर क्या है यही है तो 542 लेस करवाएं। इसके बाद इसमें लेस करवाना है आपने इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, वो कितना था हमारा 310,501। इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। कॉटन इंडस्ट्री को फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, लेकिन जो ये था ये इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे बिकॉज ये बंदा अनरजिस्टर्ड था 395 का। तो बताएं कितना आया 1129140 माइनस 542,812 5 आगे इसमें से लेस किया आपने
मशीन का 310,501 कितना बना, कितना बना 275,8 पक्की बात है। ये वेरीफाई कर लेना, 1129140 माइनस 542, हमने वैल्यू सही लिखी है ना, हमने गलत लिखी है, हमने वैल्यू हमने गलत लिखी है भाई, 548,812 है, 54 क्या है 548,812 है, सॉरी 548,812, 548,812, तो इसको भी हम कर लेते हैं 548,812। तो अब बताएं 580, अब बताएं लेस करके, इसमें ऐड किया फॉर टैक्स कितना आया था 15,800, पेबल आ जाएगा 285,627 और साथ ही आप रिफंड भी लिख लें यहाँ पे। कितने जमा करें, ये क्या होगा आपका, वैसे आसान सवाल था, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। बच्चों का ये सवाल है, पास नहीं होते यार। तो स्प्रिंग की टाइम थी ना, हाँ स्प्रिंग के टाइम में न्यूमेरिकल आसान आता है वैसे, हाँ स्प्रिंग के टाइम में न्यूमेरिकल आसान आएगा। आप स्प्रिंग के टाइम के जितने भी न्यूमेरिकल निकाल देंगे सारे आपको न्यूमेरिकल आसान मिलेंगे। हैं कितने मार्क्स आए हैं, आसान होता तो मार्क्स आते। इसको जूम कर लो ना, मैं नहीं हूँ बीच में। ठीक है, म्यूट कर दो। अगला सवाल देखते हैं हम, ऑटम 2022 का, जाहिद इंटरप्राइजेस के नाम से है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, प्रिपेयर ZE correct computation of sales tax liability for the month of June 2022. State the reason for ignoring the transaction, if any, while computing ZE corrected sales liability in part A above. Okay, Zahid Enterprises is registered under the Sales Tax Act 1990. They are engaged in the business of manufacturing garments. Usman, who recently joined ZE as an officer, has prepared the following computation of sales tax liability for the month of June 2022. इनपुट टैक्स सर ये परचेज ऑन रजिस्टर्ड पर्सन है, परचेज डेटेड 21 दिसंबर को, इन एडवेंटेडली नॉट क्लेम्ड इन दिसंबर, गैस बिल पेड इन कैश है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस ये भी ऐड किया हुआ है, डेबिट नोट 20 जून को इशू टू अ सप्लायर फॉर टैक्सेबल सप्लायर्स अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 2022। उसके मार्च में दिया था, क्या हो गया, ठीक है। पेमेंट ऑन 3 जून 2022 अगेंस्ट सेल्स टैक्स इनवॉइस अप्रैल 5 अप्रैल 2022,
पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर इनवॉइस डेटेड 17 जून 2022 फॉर सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो ये आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए वो एग्जाम्प्ट होती है, सप्लाइज टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के लिए हो तो वो जीरो ट्रीट होती है। सो ये जो आपने ट्रांसपोर्टर को 13% टैक्स पे किया है, ये इस्तेमाल हुआ है बेसिकली जीरो ट्रीट गुड्स के लिए, तो इसका रिफंड मिलेगा आपको, बिकॉज ये भी किसके लिए है, जीरो ट्रीट के लिए। इसको हम लिख लेते हैं, एडवांस पे टू सप्लाई एट टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर फॉर कस्टमाइज गुड्स, गुड्स डिलीवर होगी अक्टूबर 22 में, एडवांस टैक्सेबल है। परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी 20 की है, आउटपुट टैक्स सेल्स प्रोड्यूसर पर्सन 180 का, अनरजिस्टर्ड पर्सन का 144 का दिया है। क्रेडिट नोट जो होता है बेसिकली डेट इज सेल्स रिटर्न 15 जून को इशू किया कस्टमर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस स्टेटेड इन 1 दिसंबर 2021। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न है। गारमेंट्स पे रिटर्न बाय ऑनर ड्राइंग्स हैं, सेल्स टैक्स रिफंडेबल उससे हमें गिवन किया 8.86 का। इट इंक्लूड्स नोट 1 की बात करता है 50% गुड्स बेची हैं EPZ में फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये जीरो रेट आपकी रेट होंगी। 20% ऑफ इसमें से जो है अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर इस पर टैक्सिंग चार्ज होगा। और कहते हैं थर्ड पे कलेक्टर हैज़ नॉट एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, वो नहीं किया, और यहाँ पीरियड हमने इस्तेमाल करना है 18% इस्तेमाल करना है। ये सवाल एक दफ़ा जल्दी से रीड आउट कर ले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सवाल है, ये सवाल लाइक उसने यूनिक में पूछा है। अब बच्चा कहता है यार सवाल उसने यूनिक में पूछा है, सवाल थोड़ा टेढ़ा होगा, नहीं, आपने इसको अपने जो फॉर्मेट है उसमें लेके जाएं, आप वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम वैसे इनपुट टेक्स्ट लिखेंगे, आउटपुट टेक्स्ट लिखेंगे और वैसे हम वर्किंग बनाएंगे। हमने जाना अपने फॉर्मेट पे है, वो जिस तरह मर्जी सवाल पूछे हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, हमने अपने फॉर्मेट पे क्या करना है, सारा इसको सॉल्व करना है। तो क्या नाम है इसका, जाहिद इंटरप्राइजेज ZE, तो हम यहाँ पर लिख सॉल्व करते हैं जी ZE। रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पीरियड जून 2022। 3 कॉलम है, ये लेफ्ट पेज पे लिखना है वैल्यू, रेट और अमाउंट, और ये है आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। वैसे अब सवाल पे आते हैं कि जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है 140 की, हम यहाँ ले लेंगे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 140, रेट 18% है। उसके बाद है परचेजेस डेटेड 21 दिसंबर 2021 की, जिसको हम क्लेम नहीं कर पाए थे, दिसंबर 21 में थी, अब हमारे पास ये ईयर है जून। नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो हमें जून में याद आया है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। परचेजेस फ्रॉम दिसंबर कितने की थी, 10 की थी। उसके बाद है हमारे पास गैस बिल पेड इन कैश, बिल्स वगैरह सारे कैश में पे हो सकते हैं और उसके ऊपर तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो हमने बिल कितने का पे किया है, 2 मिलियन का बिल पे किया, वो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेंटेड प्रेमिसेस शोन पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड, भाई लैंडलॉर्ड का बिल जो है वो हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे तो सही कि कितना बिल था लैंडलॉर्ड का, 3 मिलियन का था, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट में होता है शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन अलाउंसेज एंड डिसअलाउंसेज। आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ये लिखना लाजमी है कि ये चीज़ डिसअलाउ है, हमें पता है ये डिसअलाउ है, लेकिन लिखें, शो करें। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर डेबिट नोट जो है वो है
20 जून 2022 को इशू किया। टैक्सेबल एक्टिविटी इनवॉइस 31 मार्च को थी। और ये तो विद इन 1 डेज ही हो रहा है, तो ये तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। डेबिट नोट इज़ बेसिकली परचेज रिटर्न, डेट इज़ डेबिट नोट। और ये कितने का था? 6 का था। ये आ गया। फिर पेमेंट ऑन 30 जून अगेंस्ट द सेल्स टैक्स इनवॉइस डेटेड 5 अप्रैल 2022। पेमेंट ऑन 3 जून 2022 अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 5 अप्रैल 2022। जब हमने 5 अप्रैल 2022 को सामान लिया था, सामान लिया उधार के ऊपर, उस मंथ क्लेम हो गया। अब है 180 डेज़ का रूल है, तो ये लिया था अप्रैल मई जून, तो ये तो विद इन 90 डेज़ पेमेंट हो रही है, तो कोई लैप्स भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हुआ है, इसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस जो है, पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस कितनी थी? 70 की। ये भी आ गया। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर इनवॉइस डेटेड 17 जून 2022 फॉर सप्लाइंग टू गुड्स फॉर EPZ। सर ये जो है ना, ये EPZ के लिए इस्तेमाल हुआ है 0% के लिए, तो ये हमारा क्या होगा 1 जो भी बनता है 13% है ना, तो वो हमारा क्या होगा, रिफ़ंड हो जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, तो ये टैक्सेबल सप्लाईज में कंसीडर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद है एडवांस पे टू सप्लायर एट टाइम ऑफ पैकिंग एन ऑर्डर फॉर कस्टमाइज गुड्स विल बी डिलीवर इन अक्टूबर 12। अब एडवांस हमें मिला तो रसीद लेके आए होंगे, तो एडवांस हमारा क्या होगा, यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। एडवांस हुआ है सर जी, कितना पे किया? 12 का, तो ये आ गया 12, 18% के हिसाब से ये ले लेंगे, और तो कुछ नहीं है। और है प्लांट मशीनरी, वो बाद में आएगी। आउटपुट टैक्स इस पे साथ नहीं है। अगला सारा ताल्लुक सेल्स के साथ है, सेल्स है और सेल्स है, तो इन इसकी तो यही है। तो ज़रा बताएं जमा करके कॉमन इनपुट टैक्स कितना आएगा, यहाँ पे ले लेंगे जी, मशीन ले लेंगे वो हमने ली है 20 की, 18, ये आ गया 3.6 मिली। भाई 140 का 18% कितना आता है? 25 ये आ रहेगा 1.8, ये आ रहेगा 3.6, ये कितना आ रहेगा 1.6 का 1.08 आ गया, और 12 का 18% कितना बनेगा 2. अब आप इसको सॉल्व करें तो आपका कॉमन इनपुट टैक्स कितना आएगा, सारे सॉल्व करें। 231 जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, मैं टैक्स का पूछ रहा हूँ। हम्म 31.68 ये है आपका कॉमन इनपुट टैक्स, ये सारा आ गया। अब हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, और वो है हमारा सेल्स टैक्स। नहीं, बिल कितना है 0.34 है, सॉरी 0.3 जो बिल का, क्योंकि उससे टैक्स गिवन होता है, बिल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये
34 है जो उसने हमें गिवन किया है। तो अब इसका हम नहीं, बिजली के बिल के ऊपर हमें टैक्स गिवन है, हमने कैलकुलेट नहीं करना। उसने बिल के ऊपर टैक्स की अमाउंट दी हुई है, हमने वही अमाउंट जो है वो कंसिडर करनी है। बिजली के बिल के ऊपर टैक्स की रकम गिवन है, हमने वही कंसिडर करनी होती है। कितना बनेगा आप बताएं? ट्वेंटी डन हो गया। गलत हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, सेल्स टैक्स डेबिट आउटपुट टैक्स, वैल्यू रेट अमाउंट। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 180 की बेची हैं। इसमें 50 मिलियन की गुड्स जो हैं वो कौन सी हैं जो आपने उसको दी हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को। तो ईपीसी को देंगे तो वो किस में आएंगी? जीरो रेट गुड्स में आएंगी। तो हम यहाँ ले लेंगे टैक्सेबल गुड्स, वो कितनी बनेगी? 180 माइनस 50 130, तो ये आ जाएंगी जी 130 आ जाएंगी। उसके बाद वो कहता है टैक्सेबल सप्लायर्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को 44 की हैं आपने। ये भी ले लेंगे। उसके बाद वो कहता है क्रेडिट नोट, वो यहाँ पे नहीं, वो हम फेस के ऊपर रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न जहाँ लिख रहे होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से एडजस्ट भी नहीं होना ना। अब देख, क्रेडिट नोट इनवाइस थी 1 दिसंबर की, तो हमने इशू किया 15 जून को, तो दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फेब के 28, मार्च अप्रैल में, तो मई में पूरे हो गए टाइम, तो 1 डेज़ के बाद हो रहा है। तो क्रेडिट नोट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? इग्नोर हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर गारमेंट्स विड्रॉन बाय ऑनर जो है ड्राइंग्स, वो 4 मिलियन की है, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। 4 मिलियन की हमारे पास क्या आ जाएंगी? ड्राइंग्स आ जाएंगी। कितना बनता है बताइएगा? क्योंकि 180 की सेल्स थी, उसमें से 50 की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए वो एनालाइज करवा दी। 18% लेना इसका। 18 18 18, इसका कितना बनेगा? 130 जमा, इसका खाना कितना आया? इसका खाना कितना, इसका खाना कितना पहले का कितना? 44 का 18% लें, और 8 का 4 का 18%, 0.0 जमा करें, कितना आता है? चेक कर लेना गलत ना हो। 32.04। अब यहाँ पर ले लेंगे हम 0 रेटेड गुड्स, वो 50 की हैं, सवाल में गिवन थी, क्या आया? 0 आया। तो ये आ गया जी टोटल आपके पास 228। ठीक है, अब हम चलेंगे आखिरी पेज के ऊपर, थर्ड पेज के ऊपर, सेल्स टैक्स, पेएबल
या रिफंडेबल हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 कॉलम, ये रुपीज़, अच्छा डाटा लिखते हैं ऊपर, रुपीज़ इन मिलियन और रुपीज़ इन मिलियन आप मेंशन करोगे। आउटपुट टैक्स आया है हमारा जी 32.04, 2.04। इसमें से जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो लेस नहीं होगी, बिकॉज वो क्या हो गई है, टाइम बार्ड। अब लेस करवाएंगे हम इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट। असूल इसमें होगा 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, वो लेंगे हम 32.04 का 90%, और लेंगे हम एक्चुअल इनपुट टैक्स, इसकी बनाएंगे वर्किंग। तो 32.04 का 90% कितना बनता है, 28.8। अब हम आते हैं वर्किंग पे। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, वैल्यू टैक्स फिक्स एसेट, टैक्सेबल कितनी है 178 की, और जो हमारी ज़ीरो डेट है वो कितनी है 50 की। तो ये हो गया जी 228। अब जो हमने मशीन पर टैक्स लिया था वो था 3.6, ये आ गया हमारे पास 3.6, और वो आया था 28.42, ऐसे ही था ना, ये सही था ना, गलत नहीं था ये भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो ये आ रहेगा 28.42, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आंसर, इसका कितना आता है 6.23, इसको करें 3.6 को, 2.81, 0.79। डन हो गया। ठीक है, हमें एक ये रिफ़ंड मिलेगा। ठीक है, रिफ़ंड जो हमें मिलना है बेसिकली वो मिलना है 6.23 प्लस 0.79 प्लस ये भी रिफ़ंड है, ये वाला 1.04 था ना, ये वाला जो हमारा उसमें था वो भी रिफ़ंड है 1.04। कितना बनता है रिफ़ंड 8. ये हमें मिलना है रिफ़ंड। अच्छा जी, ये कितना था 22.18, तो लोअर क्या है 22.18, लेस करें कितना बनता है 9.86, इसमें से लेस करवाएं फिक्स एसेट का, वो था 2.81, 7.05, 1.05, और इसमें हमने वो भी तो ऐड करना है ना फॉर टैक्स। अब उसने यहाँ पे कहा था ये 44 की गुड्स आपने बेची हैं, इस पर 20% जो एंड यूज़र हैं उस पर फॉर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो 44 का 80% उसका नहीं, 4% कितना आता है 1.408, 1.408।
1.49 कर लें, 41 कर लें, 1.408 है ना, 1.41 कर लें, तो ये आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल 8 ये पेएबल है, साथ ही रिफंडेबल निकाल लें, वो निकाला है 8.06। ठीक है, ये हमारा सवाल था, डेट इज़ ऑटम 2022 का। अब आपने इसको नोट करना है तो नोट डाउन कर लें। चलें जी, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर का सवाल है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by CE and input tax to be carried forward if any for the tax period 2023। तो इसकी हम एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करना है इसको, एडजस्टमेंट की पूरा सॉल्व। प्रैक्टिस तो मेरी हो रही है, पेपर आप लोगों का फ़ायदा क्या, मैं तो बड़ा मज़े का लिख रहा हूँ, लिखना तो आप लोगों ने है ना। कहता है जी, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। CE इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑटो पार्ट्स। ये मैन्युफैक्चरिंग वाला ना वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम CE's रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। उसकी परचेज टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 308 मिलियन की है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की है, 60 मिलियन की है। सप्लायर्स एंड टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 220 की, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की है, 40 की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स वायर एंड केबल्स ऑफ ₹6 मिलियन विच वर यूज इन द रिपेयर ऑफ मशीनरी। ये आपने किस में इस्तेमाल की है, मशीनरी में इस्तेमाल की है। तो खैर है, ये मशीनरी ख़रीदने में इस्तेमाल नहीं हुई, मशीनरी की रिपेयर में इस्तेमाल हुई है, तो दो अलग चीज़ें हैं। उसके बाद है, तो आप तो वैसे एंड कंज्यूमर के तौर पे आपने इस्तेमाल की है ये मशीन, ये भी एंड कंज्यूमर के तौर पर इस्तेमाल की है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स वर्थ ₹14 मिलियन परचेज फ्रॉम कॉटन इंडस्ट्री। तो खैर जिससे मर्जी नहीं हो, वो है ही क्या, अनरजिस्टर्ड है, उसके ऊपर टैक्स वैसे भी क्लेम नहीं हो पाएगा। अनरजिस्टर्ड थी ना, तो टैक्स वैसे भी क्लेम नहीं हो, चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे आपकी एग्जाम्ड गुड्स हो। फिर टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल्स हैं, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 220 की, अनरजिस्टर्ड को 40 की। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स ऑटो पार्ट्स ऑफ ₹5 मिलियन विच वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट अंडर वारंटी। अंडर वारंटी में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो ये तो नहीं आनी चाहिए, इसमें शामिल है, इसको हम लेस करवाएंगे। ऑटो पार्ट्स ऑफ ₹4 मिलियन विच वर विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ये आने चाहिए। रॉ मटेरियल ऑफ ₹2 मिलियन विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर इट्स पर्सनल यूज़। आपने रॉ मटेरियल लिया और आपने दूसरे बंदे को इस्तेमाल करने के लिए दिया। रॉ मटेरियल पे आप इनपुट टैक्स पे करके आए थे, तो आपने फिनिश गुड्स नहीं बेची। आप फिनिश गुड्स बेचते तो टैक्स लेते, आपने इन्वेंट्री बेच दी है, बेची भी नहीं, किसी को दे दी है, तो ना तो उसने इन्वेंट्री पे आप इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे, ना ही उसके ऊपर आप कोई सेल्स टैक्स लेंगे, बिकॉज सप्लाई नहीं है। सप्लाई होती है फिनिश गुड्स की, ये फिनिश गुड्स थोड़ी है, तो रॉ मटेरियल है, तो ये पॉइंट इनपुट टैक्स से भी लेस होगा और आउटपुट टैक्स में भी इसका ट्रीटमेंट नहीं आएगा। फिर गुड्स और ₹32 मिलियन विच वर सोल्ड बाय पे टू क्रेडिट टर्म ऑफ 10 दिनों में पे कर दो, 2% डिस्काउंट जो है वो ले लो, उसने डिस्काउंट ले लिया। लेकिन हम तो क्या लेंगे, इस डिस्काउंट को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, हम ग्रॉस वैल्यू के ऊपर ही लेके चले होंगे। अगर ये ग्रॉस वैल्यू है तो फिर तो ठीक है, अगर ये डिस्काउंटेड वैल्यू है तो हम इसको नेट ग्रॉस अप करके हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स ऑफ 16 मिलियन प्रायर टू कॉटन इंडस्ट्री, इसके ऊपर हम बड़ा टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। रॉ मटीरियल ऑफ ₹25 मिलियन were destroyed due to a fire incident at a factory store. All such material was purchased from registered supplier. ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर्स, द मटेरियल वर परचेज इन नवंबर 2022। नवंबर 22 में लिया था, इसका फेब्रिक्स वापस कर रहे हैं, परचेज डन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 5-4 में हम ही हो रहा है, 180 डेज होते हैं ना। नवंबर में लिया, फरवरी का है,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने वापस करें, आपकी परचेज रिटर्न अकाउंट फॉर हो जाएगी। और सेल टैक्स इनवाइस ऑफ रुपीज़ 8 मिलियन और 15 जुलाई की थी, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑनवर्ड्स। जुलाई की थी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक क्लेम हो सकती थी, या फेब में करनी थी क्लेम, अब नहीं हो सकती। टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज़ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर, दीज गुड्स वर सोल्ड इन जुलाई। सेल्स रिटर्न से जुलाई में सेल्स की थी, अब रिटर्न हो रही है, तो 180 डेज़ है, आप काउंट कर लें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये तो उसके बाद ही हो रहा है ना, तो ये भी क्लेम नहीं हो पाएगा। बिल पे किया है 1.2 मिलियन का, कैश बेस पर टैक्स ले लेंगे। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो 27 मिलियन का है। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एज्यूम करना है रेट हमारा 18% है। सॉल्व इसको कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छी एडजस्टमेंट है, इसे एक दफ़ा रीड कर लें, आप इसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, ये सवाल देख के वैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, कितना सवाल मजे का ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स फॉर फरवरी 2023। वैल्यू, रेट, अमाउंट। यहाँ आ जाएगा सेल्स टैक्स क्रेडिट, और हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टैक्स। अब कहानी देखते हैं क्या है और क्या नहीं है।
अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स को कि आपने ये परचेजेस की हैं टैक्सेबल गुड्स की 338 मिलियन की। इसमें कहता है कि इसमें वायर्स एंड केबल्स शामिल हैं 6 मिलियन की। क्या हैं? वायर्स एंड केबल्स जो हैं वो शामिल हैं 6 मिलियन की। ठीक है, ये चूँकि हमने मशीन में इस्तेमाल की है ना, तो हम इसे क्लेम कर भी सकते हैं। अब इस पर अजम्पशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज उसने ना, अगर आप देखें इस सवाल में, इसने पॉइंट नंबर 2 जो बताया ना, ये वाला, मैं यहाँ पे अगर इसको अकाउंट फॉर ना करूँ, मैं ले कह दूँगा भाई चूँकि ये वायर्स जो हैं और केबल्स जो हैं वो रिपेयर्स में इस्तेमाल हुई हैं, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। बीइंग एन एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर मैं ये अजम्पशन जो है वो दे के क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर है, मैं इसको क्लेम कर भी सकता हूँ, मैं इसको क्लेम नहीं भी कर सकता। तो रीज़निंग मैंने देनी है। इस भाई ने क्लेम कर लिया कि डी मैं एज्यूम कर रहा हूँ मशीन में इस्तेमाल हो रही है, हम क्लेम कर सकते हैं। इसने क्लेम नहीं किया, इसने कहा मैं एज्यूम कर रहा हूँ चूँकि ये एज एंड में इस्तेमाल हो रही है, हम क्लेम नहीं कर सकते। इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपके ऊपर है, आपने क्लेम करना है, आपने क्लेम नहीं करना, दोनों को मार्क्स जो है वो क्या मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। लेकिन लिख देना कि व्हाट इज़ योर अजम्पशन, बिकॉज टैक्स का पेपर जो है डैट सोलरली बेस्ड ऑन क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन, लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे होनी है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि भाईजान कि ये जो मैंने वायर्स एंड केबल्स ली हैं 6 मिलियन की, ये मशीनरी की रिपेयर में इस्तेमाल हुई हैं। मशीनरी की इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होती तो मैं कहता कि यार मशीन का पार्ट बना दिया, इसलिए मैंने इसको फिक्स एसेट में ले गया। ये तो रिपेयर्स है ना, तो मैं कह दूँगा भाईजान ये जो रिपेयर्स के लिए इस्तेमाल हुई है, तो मैं इसको अज्यूम करूँ कि हमने बीइंग एंड कंज्यूमर ली है, तो इसलिए इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। आप क्लेम करना चाहेंगे तब भी हो सकता है, आप क्लेम नहीं करना चाहेंगे तब भी हो सकता है। अब यहाँ पे ना एक बड़ी से बरीक वारदात है। आपको पता है कि अगर हम मशीन के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करने की बात करें तो इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं होता। ऐसा ही है ना, सारा इनपुट टैक्स क्लेम होता है। अगर आप इसको मशीन का पार्ट बनाएंगे तो सारा इनपुट टैक्स क्या होना चाहिए, इसका क्लेम होना चाहिए। ऐसे ही है। और अगर आप इसे कहते हैं ये मशीन का पार्ट नहीं बनेगा, तो अगर आप इसको नॉर्मल परचेज में लेके हैं तो ये तो नॉर्मल परचेज का पार्ट बनते ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर नॉर्मल परचेज। नॉर्मल परचेज में वो है जो हम बेच रहे हैं। तो हम बेसिकली बेच क्या रहे हैं, हम ऑटो पार्ट्स बेच रहे हैं, हम तो वायर्स बेच ही नहीं रहे। तो अजम्पशन यहाँ पे सबसे जो सूटेबल यही है कि अज्यूमिंग दैट कि हम एंड कंज्यूमर हैं, एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आई कैप के सॉल्यूशंस में कुछ और आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम अजम्पशन में चल रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं। बिकॉज अगर मैं इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करूँगा, मैं इस अजम्पशन से करूँगा कि इसका मैंने मशीन का पार्ट बनाया है, तो जब मशीन का पार्ट बनाया तो मशीन के ऊपर रूल अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर रहे हैं विद दैट अजम्पशन कि ये मशीन का पार्ट नहीं बन रहा और हम इसको एज अ एंड कंज्यूमर तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एज अ इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। बिकॉज जो इनपुट टैक्स क्लेम ना करने वाले रूल्स हैं उसमें सबसे एंड पे हमने लिखा हुआ था कि फिक्सचर एंड फिक्स जो है, कोई भी सामान, बिल्डिंग मटीरियल वगैरह, सैनिटरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह जो हो गई हैं, अगर वो हमने बीइंग एन एंड कंज्यूमर के ऊपर इस्तेमाल की है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। गैस की फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, सारा कुछ, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो हम इसकी असम्पशन जो है वो ले लेंगे। तो 338 है, हम इसमें 6 मिलियन जो है वो क्या करेंगे, लेस करवा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। 338 में से 6 लेस करवा लो, कितना बन गया, 332 आ गया। 18% कितना बनता है, 59%। उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स हमने ली हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो हम क्लेम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है ना, चाहे वो एग्जाम्ड गुड्स हैं, चाहे वो जो से मर्जी गुड्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। अब उसने कहा था इस 60 में 14 की कॉटन इंडस्ट्री शामिल है, तो कॉटन इंडस्ट्री भी क्लेम थोड़ी हो सकता है। तो हम इसको यहाँ कर देंगे भाई, इससे सारे में क्लेम होता। यहाँ तो ये हो सकता था कि मैं कहूँ जी 60 में से 14 शामिल है, 14 लेस करवा के लिखूँ 44 को, इस पर क्लेम नहीं हो सकता, उस पर भी क्लेम नहीं हो सकता। ये वही वाली बात है, एक मतलब 2 बकरे हैं, एक काला एक सफ़ेद है। काला बकरा कितने का है, ये लाख का। सफ़ेद कितने का है, लाख का। बकरा क्या खाता है, कौन से वाला, सफ़ेद या काला।
चारा खाता, काला खाता, चारा खाता, तो वही वाला काम है ये। तो आपने भाई जब दोनों एक चीज़ ही हैं तो आप इसे क्या करें, एक साथ ही लेके जो है वो क्या कर रहे हो, अकाउंट फॉर कर रहे हो। तो ये भी एडजस्टमेंट होगी, ये भी एडजस्टमेंट हो गई है। फिर टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है, ये सेल्स का पार्ट है, सेल्स का पार्ट है। अच्छा ये जो रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल नहीं किया, आपने दे दिया इंजीनियर को, भाई आप सामान परचेस करके लाए थे, आप बनाएंगे, आपने वो सामान किसी और को दे दिया, तो आप इसके ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो जो रॉ मटेरियल आपने गिवन किया है 2 मिलियन का था ना, इसके ऊपर कितना बनता है, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। 3.6 0.36 ये भी हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा। इसको हम जो ये वाला पॉइंट है ये हमारी सेल्स में से भी लेस होगा, ये हमारी परचेज में से भी लेस होगा, परचेज लेस करवा दिए। टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा ये जो रॉ मटेरियल 25 मिलियन का फायर से डिस्ट्रॉय हुआ है, ये भी क्लेम नहीं हो पाएगा। 25 मिलियन का डिस्ट्रॉय हुआ कितना बनता है, 25 साढ़े 4.5, ये भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर ये थी जी परचेज रिटर्न, ये विद इन 1 डेज़ हुई है 26 मिलियन की, ये क्लेम हो जाएगी। परचेज रिटर्न कितने की है, 4.68 मिलियन की, ठीक है जी। उसके अलावा ये इनवॉइस है, सेल्स रिटर्न है, बिल है 1.2 मिलियन का। अब यहाँ पे बिल गिवन किया है, टैक्स ने गिवन किया 1.2 मिलियन का 18% ने कितना बनता है, 0.21 कर लेते हैं। मशीन में उसके पास कोई नहीं है। आप बताएं आपका कॉमन इनपुट टैक्स कितना आएगा, फिफ्टी पॉइंट पक्की बात है, ये आ गया कॉमन इनपुट टैक्स। इससे मशीन कोई भी नहीं थी वैसे। अब हम चलेंगे आगे। सेल्स टैक्स डेबिट, वैल्यू रेट अमाउंट। टैक्सेबल गुड्स आपने बेची हैं 220 की, और अनरजिस्टर्ड को बेची हैं आपने कितने की, 40 की। तो हम यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 220 की। अब इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। अब देखें इसमें ना 5 मिलियन की गुड्स शामिल है जो अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट की गई हैं, वो तो नहीं आनी चाहिए ना, तो इसमें लेस करवाएं वारंटी वाली। उसके बाद ऑटो पार्ट्स ड्राइंग्स हुई हैं 4 मिलियन की, ये ड्राइंग सेल का पार्ट बननी चाहिए, तो ठीक इस पे ऐड, इसको हमने लेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रॉ मटेरियल 2 मिलियन का इसमें शामिल किया है, रॉ मटेरियल टू इंजीनियर वो इसमें नहीं आना चाहिए, आप वो भी इस पर से लेस करवा दें। उसके बाद गुड्स जो हैं 32 मिलियन की, वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर है, इसमें सेटलमेंट डिस्काउंट लिया है लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लगा, तो ये 32 मिलियन पे भी आनी चाहिए। तो इसको ज़रा लेस कराएं, 220 माइनस 5 जमा माइनस 2 कितना बनता है, 200 213, 18% लगाएं कितना बनता है, 38.34, ये हो गया। अब जी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किए 40 मिलियन की, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी शामिल है, तो कॉटेज इंडस्ट्री पे फुल टैक्स नहीं लगता, तो हम यहाँ लिख लेंगे जी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड 40 मिलियन की, तो 18% के हिसाब से कितना बनेगा,
7.2 मिलियन, ये भी आ जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल ये हमारा हो गया, रॉ मटेरियल ये भी हो गया। इनवॉइस थी 8 मिलियन की, उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया था जुलाई में। टैक्स तो हमारा बढ़ रहा है, बेशक टाइम बाढ़ ही क्यों ना हो रहा हो। तो इनवॉइस अगर डिक्लेयर करेंगे टैक्स बढ़ेगा ना। तो सेल्स टैक्स इनवॉइस 8 मिलियन की 0.64 कितना बनेगा? 1 पॉइंट, बाकी बात है, ये भी आ जाएगा इसमें। फिर है हमारे पास, ये भी हो गया। सेल्स रिटर्न्स हैं, लेकिन ये टाइम बार्ड हो गई है, ये इसमें नहीं आएगा। तो जमा करें, आपके पास आ जाएगा 38.34 जमा 7.2 जमा 1.44 46.98। अब इस पर कोई देखें ना एग्जाम सप्लाईज है, ना इसमें हमारे पास ज़ीरो डेट सप्लाईज है। जब वो है ही नहीं तो इसमें अपोर्शनमेंट तो अब होनी ही नहीं है। तो आप जो कि थर्ड पेज पे, अब ये सवाल कितना आसान है। थर्ड पेज पे गए आपने सेल्स, लैपटॉप पे गए भाई, बस करते। बैटरी डाउन हो गई है पेन की, 1 सेकेंड, 1-2 मिनट चार्ज करने दे पेन को ज़रा। उसके 1.5 घंटे का टाइमिंग है ना बैटरी की। तो अब हमने क्या निकालना है इसका, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इसमें अपोर्शनमेंट नहीं है, तो कहानी हमारी यहाँ बड़ी आसान है। सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालनी है, थर्ड पेज पे हमें जाना है। अब लाजमी तो नहीं है कि हर सवाल में अपोर्शनमेंट आए, अभी सवाल में अपोर्शनमेंट तो नहीं है, तो लकी क्वेश्चन। लेकिन स्प्रिंग क्या है, अभी भी स्प्रिंग है, लेकिन स्प्रिंग में इसके अलावा एक और सवाल है स्प्रिंग जॉब, इसका वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो मैं नहीं करवाऊंगा आपको, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है वो, उसमें बेसिक अपोर्शनमेंट है, वो आप खुद करना। स्प्रिंग 25 भी हो गया, इस स्प्रिंग 25 था वो, स्प्रिंग 25, स्प्रिंग 22 और ये स्प्रिंग 23 है। स्प्रिंग 24 आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लेंगे इसका आउटपुट टैक्स कितना आया था, 46.98। सेल्स रिटर्न्स हमारे जो है वो क्या हो गई थी, सारी टाइम बार्ड जो है वो हो गई थी, वो नहीं ले सकते। इसमें से हम लेस करवाएंगे अब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें वो तो है ही नहीं अपोर्शनमेंट, तो रूल क्या होगा, अल्लाह भला करे, एक्चुअल इनपुट टैक्स वो कितना निकाला था हमने, 50.43, और हम लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 46.98 का 90% कितना बनता है, 42.2, लोअर यही है 42.28। ये हम इसमें से लेस करवाएंगे, कितना आता है, 4.60। कैलकुलेटर पे लिख लो ना क्या आता है, 4.60 आएगा ना। 46.98 माइनस 42.28, 4.60 बनता है। अब इसमें हमने ऐड करना है फॉर्डर टैक्स।
अब वो यहाँ देखिएगा ज़रा कि ये थी 40 मिलियन की सेल्स थी, इसमें से 16 मिलियन जो है वो हमने की कॉटन इंडस्ट्री को, उसको नहीं लगाएंगे हम। रिमेनिंग जो आएगी वो 24 है, उसके ऊपर हम लगाएंगे 4% फॉर्डर टैक्स। कितना बनता है 24 का 4%? 0.96। तुम्हारा कितना बना? 5.66 हाँ जी 5.6 ये आ गया। तो डेट इज सेल टैक्स पेएबल। और यहाँ पे हम वो भी निकालेंगे कैरी फॉरवर्ड। हमारा एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था 50.43। हम कितना क्लेम कर पाए हैं, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 8.15 ये हमारा हुआ है कैरी फॉरवर्ड इनपुट। तो यहाँ पे हमारे सवाल जो है वो ख़त्म होते हैं। तो आज हमने स्प्रिंग के ऑलमोस्ट सारे सवाल किए, और स्प्रिंग 24 जो है ना वो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब मैंने आपसे प्रीवियस 6 वीडियो शेयर की थी ना, वो उस तरह का सवाल है, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है। 3 पर्सन होंगे ए बी सी, आपने ए का अलग टैक्स कैलकुलेट करना है, बी का अलग, सी का अलग, उसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ जो है वो आपका स्प्रिंग 24 जो है डैट इज़ योर होम बेस्ड असाइनमेंट। अगले सेशन में जो ऑटम के सवाल हैं, जिसमें ऑटम 25, ऑटम 24, ऑटम 23 और ऑटम 22, हम ये सवाल कर रहे होंगे। ये 8 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मोर देन इनफ है। ये अगर आपको 8 सोल चीज़ें समझ आ जाते हैं, आपका सेल टैक्स जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्लास में